गुड मॉ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा, वो जंगलों में घूमतू खेती के बारे में, स्थानीय स्थायी खेती और पशुपालनों को या शिकारी कैसे अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने उनके साथ क्या किया, कैसे कबीलाओं के मुखियाओं की जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसके सामने उनको कैसे उनकी जो ताकतें छीन ली, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आइए आज पढ़ते हैं वन और उनके नियम का आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव था। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे 20 जंगलों पर लगभग अपना नियंत्रण बना लिया था और जंगलों की जो संपत्ति थी या जंगलों को जो था वो राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को जो था वो उन्होंने आरक्षित कर दिया और कहा गया कि यहाँ पर केवल अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए ही लकड़ी होती है और इन जंगलों में स्वतंत्र रूप से खेती करना या फल इकट्ठे करना उनकी इजाज़त नहीं थी। ऐसे सूरत में जो काश्तकार जो आदिवासी मजदूर थे वो कैसे ज़िंदा रहते, मजबूरन उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। जैसे अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स मतलब रेल के जो डिब्बे काटने के लिए जो पेड़ और लकड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कहाँ से हो। अंग्रेज़ी अधिकारियों ने इसका भी एक जो समाधान था वो निकाला। उन्होंने कहा कि या तय किया कि झूम काश्तकार को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे जहाँ पर वो खेती करने की छूट होगी और गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए वन मजदूरी करनी होगी और वन जंगलों की देखभाल करनी होगी। बहुत सारे इलाकों में वन को सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांव को बसा दिया गया था और बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिकी इस ब्रिटिश कानून का विरोध किया। उन्होंने इन कानून को मानने से इनकार कर दिया। सही तौर तरीक़ों से चलते रहने के कारण सरकार ने उन्हें गैर कानूनी घोषित किया और उन्होंने खुलेआम में कई बार बगावत कर दी गई। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह आंदोलन हुए। व्यापार की समस्या, वन जो कानून थे उसमें सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो वन की जो संपत्ति थी वन को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया और जो खेती पर थी वन में जो खेती होती झूम उन पर रोक लगा दी गई। ऐसे जो झूम के काश्तकार थे वो जिंदा रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान काम के लिए जाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने जो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने की जो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए जो थी उसके लिए मजदूर कहाँ से लाए, ये करने के लिए उनको अंग्रेज़ों को छोटे गांव के तौर पर जंगलों में लोगों को बसाना पड़ा या उनकी गांवों को स्थापित करना पड़ा। इससे वहाँ पर जो सस्ते श्रम की सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति कर दी गई, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और 1906 में सोंग्राम संगमा ने असम में आंदोलन चलाया था। व्यापार की समस्या, 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापार और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों पर मजदूरी रखने के लिए आ रहे हैं। इनसे बहुत असर पड़ने वाला था और यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। रेशम उत्पादकों को स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारत रेशम की यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी। भारतीय रेशम अच्छी गुणवत्ता के कारण सबको अपनी ओर खींच रही थी। भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम को उत्पादन करने पर जोर देने लगे। वर्तमान में जो झारखंड का हजारीबाग है उसके आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे। वे कृषि कौमों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृषि कौमों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद उनका कृमि कोषों को वरदान आ गया, भेज दिया गया, जहां उन्हें 5 गुना कीमतों पर बेचा गया। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा हुआ। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिला। बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना दुश्मन समझने लगे थे। काम की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे।
या उनकी दशा और भी खराब हो गई। 19वीं सदी में जब चाय के बागान फैलने लगे थे, खनन उद्योग भी एक अच्छा उद्योग बन गया था। असम के चाय और झारखंड के कोयला खदान करने वालों की आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया। इनको ठेकेदारों के द्वारा भर्ती किया गया। ये केवल ठेकेदार ने केवल इन्हें वेतन कम देते थे और उन्हें वापस भी घर लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर समय के साथ साथ देश के विभिन्न भागों में जनजातीय कानूनों समूहों ने बदलते कानूनों और व्यवहार में लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों के द्वारा शोषण के खिलाफ कई बार बगावतें की। 1831-32 में कोल आदिवासी 55 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर में 1910 और 1940 में महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ। बिरसा का जिसका आंदोलन नेतृत्व करता वह इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा का जो जन्म था वो 1870 के दशक में हुआ था। उसके पिता गरीब थे, वे भेड़ बकरियां चराते थे। उनके परवरिश का मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास जंगलों में हुई थी। परवरिश जो थी वो जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बचपन से ही बिरसा ने अतीत में मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुनी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोहों का आह्वान करते देखा था और मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार उनके जो समुदाय था उनका अधिकार बहाल हो जाए, वे खुद के इलाके के मूल निवासी वंशज मानते थे और इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ी या लड़ रहे थे। वे लोगों को कहते हैं कि अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थायी मशीनरी स्कूल में जाने लगा, जहां उन्होंने मशीनरियों को उपदेश सुनाने को मिला। वहाँ भी लोग यही सुनने लगे कि मुंडा समुदाय का जो अच्छा युग या साम्राज्य हासिल कर सकता है वो अपने खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है और वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें के छोड़ दें। बाद में बिरसा ने एक वैष्णव धर्मों के साथ प्रचार के कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। बिरसा समुदाय अपनी जो किशोर अवस्था थी, जहाँ पर बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए वे उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुआ। बिरसा का आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उसने कहा कि शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें, जादू टोनों में विश्वास ना रखें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया और उन्हें बाहर का मानते थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः पाने के लिए संकल्प ले और एक ऐसे अतीत की सतयुग की चर्चा करते था जहाँ पर मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, अपना संबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बागान लगाते थे। वे सब कुछ करते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहता था कि लोग एक बार फिर से ज़मीन पर खेती करें और एक जगह पर टिक कर अपना काम करें। बिरसा को राजनीतिक उद्देश्यों से ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मशीनरियों, हिंदू स्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया, दंगा फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। 1897 में फिर से जेल से लौटने के बाद गांव-गांव घूमने लगे और लोगों को भड़काने के लिए परंपरागत चिन्हों को और भाषाओं का इस्तेमाल किया। उसका कहना था कि नेतृत्व की भाषा के लिए दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकुओं और यूरोप की सत्ता को प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, उन पर हमले किए। 1900 में बिरसा को हैजे की मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 तरीके से महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक लोग सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिससे दीकुओं लोग आदिवासियों को ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा, एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गुस्से का व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। तो इस लेसन में आपने एक ऐसे युग की आदिवासियों के बारे में पढ़ा और बिरसा के बारे में पढ़ा, उसने अपने समुदाय के लिए क्या किया और कितना योगदान दिया। धन्यवाद।
अगली क्लास में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे।